हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल दी एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक न्यूक्लियर का टॉपिक है, उसका नाम है सेमी इंपिरिकल फार्मूला। एक इसमें एक फार्मूला आता है, वो उसमें कई सारे टर्म होते हैं, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी एंड कूलॉम एनर्जी एंड एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। उसका हम वन बाय वन देखेंगे कैसे वो राइज होता है। तो चलिए देखते हैं। जो उसका फार्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का, उसका उसमें उसमें कई सारे टर्म जो होते हैं। उसमें जो पहला टर्म होता है वॉल्यूम एनर्जी का होता है, फिर प्लस दूसरा जो होता है सरफेस एनर्जी का टर्म होता है, एंड तीसरा जो होता है कूलॉम एनर्जी का टर्म होता है, एंड जो चौथा होता है एसिमेट्रिक कंट्रीब्यूशन के कारण जो एनर्जी का होता है कंट्रीब्यूशन राइज होता है। एंड एक दो तीन चार जो पांचवा टर्म होता है वो पेयरिंग एनर्जी का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इवन 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 में हो सकते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इवन ऑड हो सकती है, ऑड इवन हो सकती है, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ऑड इवन हो सकती है। डिपेंड करता है कौन सा न्यूक्लियाई हमारे एटम है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम एनर्जी वाला। ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी। देखिए न्यूक्लियस हमारे पास, उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम मान लीजिए V है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बीच इंटरेक्शन होगा। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच मान लीजिए उनके जो इंटरेक्शन होगा, उनकी एनर्जी क्या है, U है। जो दो के बीच की इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या है, U है। ठीक है, U से डोनेट कर दिया। अगर दो की एनर्जी U है, अगर एक का निकालें तो उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, एक का निकालेंगे तो U/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली डेंस होता है, उसमें स्पेस बहुत कम होता है। मतलब न्यूक्लियन ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में भरे होते हैं। आपने पढ़ा होगा कंडेंस मैटर फिजिक्स में SCC, BCC, FCC। जो FCC में होता है उसमें स्पेस एटम के जो अरेंजमेंट होता है उसमें स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 76% होती है। और जो AFCC के लिए होता है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन इतनी होती है, और जो BCC में जो होता है वो 68% होता है, एंड जो SCC में जो होता है वो 52% होता है। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, आप कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़े होंगे, उसका एक वैल्यू आती है SCC BCC के लिए एक वैल्यू आती है। और यहाँ पे देखते हैं जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होती है वो हाईली डेंस होता है, उसका हम लिंक इस टॉपिक से कर रहे हैं। ठीक है, तो FCC के हम अजीब कर सकते हैं जो न्यूक्लियस है एक FCC टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, तो आपने FCC में आपने देखा होगा जो नियरेस्ट नेबर होते हैं वो 12 होते हैं। 12 होते हैं किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, A/√2 डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियन के बीच इंटरेक्शन जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है U होती है। अगर एक का निकाले तो U/2 हो जाएगा। अगर एक न्यूक्लियन है उसके पास आस पड़ोस में कई सारे न्यूक्लियन होंगे, अगर उनका इंटरेक्शन एनर्जी निकालना होगा तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो एक कम 2 2 6 12 6U आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया, 6U हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर कोई हमारे ए एटॉमिक वेट का न्यूक्लियाई है, तो अगर उसका हम वॉल्यूम एनर्जी टर्म निकालेंगे, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, तो उसका 6, अगर इफ ए इज एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाई, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 6U आ जाएगी। ये वॉल्यूम एनर्जी का टर्म राइज होता है, क्योंकि इंटरेक्शन किसी एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में हो रही है, आयतन में हो रही है, तो उसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी 6U आएगी। और इस जो कांस्टेंट है ना, इसको हम A भी नोट कर देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट जो आएगा A भी कर देते हैं, क्योंकि V मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम A कांस्टेंट। ठीक है, A वॉल्यूम एनर्जी का फार्मूला से राइज होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो वॉल्यूम एनर्जी में जो आता है कंट्रीब्यूशन, वॉल्यूम एनर्जी, उसका 6U आता है, इसको A भी A से डिनोट कर देते हैं। ठीक है,
पहला मैंने आपको वॉल्यूम एनर्जी वाला समझा दिया, ठीक है। चलिए समझते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब लिक्विड रॉक मॉडल में एक कंसेप्ट आता है कि लिक्विड के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की, जो एक अगर आपने न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा होगा, जो उसके सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे न्यूक्लियस के सैचुरेशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिक्विड के पास सरफेस टेंशन है तो उसके सैचुरेशन प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस है उसके सरफेस पे उसको निकाल, सरफेस पे जितने न्यूक्लियन है उनके निकालने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसे हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। सरफेस एनर्जी। एक चीज बताओ, अगर कोई हमें सरफेस एनर्जी वाला टर्म निकालना होगा तो सरफेस एरिया में जितने न्यूक्लियन है उसका वैल्यू निकाल देंगे तो हमें सरफेस एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो सरफेस एनर्जी की जो वैल्यू होती है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया, तो इसका निकालेंगे सरफेस एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, ये क्या कहते हैं स्फीयर टाइप का है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो कांस्टेंट आएगा उसको मैंने ए एस से डिनोट कर दिया, एंड 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वहां पे मैंने जो वॉल्यूम एनर्जी में जो टर्म आया था कांस्टेंट वाला उसे ए वी से किया था, एंड इसमें जो आया था ए एस से कर दिया, ठीक है। और आपने एक रिलेशन अच्छे से पढ़ा होगा वो दुनिया अच्छे तरीके से, आर इक्वल आर नॉट एक पावर 1/3, ठीक है। और जो आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी होती है, ठीक। और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा एंड 1/2/3 हो जाएगा। तो ए एस 4 पाई आर नॉट स्क्वायर 1/2/3। इधर जितने हैं आगे आगे सारे कांस्टेंट जितने हैं वो कांस्टेंट हैं, मान लीजिए इसको ए एस से ही कर देते हैं, पूरे को ए एस से कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ए एस 2/3। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक निगेटिव साइन आता है, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो होती है घट जाती है, ठीक है। तो ये सरफेस एनर्जी का टर्म राइज होता है, सरफेस एनर्जी का टर्म आता है, क्योंकि सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। उसका सरफेस एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करेंगे आर इक्वल आर नॉट 1/1/3, तो ये टर्म आता है। ये इसमें जो एटॉमिक मास की डिपेंडेंसी है 1/2/3 होती है, ठीक है। तो मैंने आपको वॉल्यूम एनर्जी समझा दिया, सरफेस एनर्जी समझा दिया। ऐसे समझते हैं कूलामिक एनर्जी का टर्म। अगर दो हाँ ठीक है, तीसरा न्यूक्लियन है उनके बीच इंटरेक्शन रिपल्सन होगा, उसके बीच जो उनके बीच जो इंटरेक्शन से जो एनर्जी राइज होगी उसे कूलामिक एनर्जी कहते हैं। तो उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कूलामिक एनर्जी का, कूलामिक एनर्जी का क्या कहते हैं उसका, अगर हमारे पास ये समझिए, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो मान लीजिए 1 न्यूक्लियन है वो दूसरे से करेगा, खुद से तो इंटरेक्शन करेगा नहीं, फिर ऐसे तीसरे से करेगा, फिर चौथे से करेगा, फिर पांचवें से करेगा, फिर दूसरा वाला पहले से करेगा, तीसरे से करेगा, खुद से नहीं करेगा, एंड चौथे से करेगा, एंड तीसरा फिर पांचवें से करेगा। इसका अगर हम आपको डायरेक्ट समझ लीजिए, अगर पार्टिकल खुद से इंटरेक्शन कर रहा है, अगर कई सारे पार्टिकल हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n इक्वल n-1/2 होता है, सिंपल सा। अगर इंटरेक्शन के लिए कितने इंटरेक्शन हुए हैं उसका इंटरेक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। अगर मान लीजिए दूसरा पार्टिकल न्यूक्लियन है कितने से इंटरेक्शन किया वो उसके लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे हम और यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे डील कर रहे हैं तो उसके लिए z इक्वल z-1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कूलामिक एनर्जी वाला टर्म आएगा z-1 एंड 2 एंड जो
सिंपल सा एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर होता है। सिंपल सा जो फार्मूला होता है एनर्जी इंटरसेल एनर्जी का, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा सिंपल सा। तो यहाँ पे Q1 न्यूक्लियन है, अगर कई सारे इंटरेक्शन है उसके लिए Q1 Q2 को लिखा जाएगी, जेड जेड माइनस होना जाएगी, और आर जो है उनके बीच का इंटरेक्शन के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसको मान लीजिए कई सारे इंटरेक्शन वाले, उसके लिए हम आर एवरेज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि इतना हो गया, ठीक है। तो आप रेडियस है दो न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस है, उसका हम लिंक इस तरीके से कर सकते हैं। इसका जो R इक्वल R0 एक पावर 1/3, जो मैंने आपको सर्कस एनर्जी में बताया था कैसे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं के डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो z माइनस 1 एंड 2 अगर आप पुट करेंगे तो R0 स्क्वायर हो जाएगा एक पावर 1/3 हो जाएगा, और के आ जाएगा। यहाँ पर जगह अगर ये न्यूक्लियन के बीच इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन क्या हो सकता है, न्यूक्लियन बाहर निकल जाए तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक कूलम्बिक एनर्जी वाला टर्म। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये सब जो है सारी फिक्स है, तो इसके लिए हम जो एक कांस्टेंट जो पिछले में निकाला सरफेस एनर्जी में एस लिखे थे, वॉल्यूम एनर्जी में एवी लिखे थे, इसमें लिख देते हैं एसी माइनस एसी बाई एक पावर 1/3, एक कूलम्बिक एनर्जी, हाँ कूलम्बिक एनर्जी वाला टर्म है, कूलम्बिक एनर्जी, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने आपको सरफेस, वॉल्यूम एंड कूलम्बिक एनर्जी वाला समझा दिया, ठीक है। इसको आप जो जैसे मैंने नोट लिखा है सरफेस का कैसे राइज होता है, उसको आप जिस टाइम में मैंने लिखवाया उस टाइम आप नोट कर लीजिएगा। जैसे स्पेस मतलब अच्छे समझाने के लिए मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब 3 हो गया। अब आते हैं एसिमेट्रिक एनर्जी, जो चौथा वाला होता है ए सिमेट्रिक एनर्जी, ये चौथा हो गया। देखिए न्यूक्लियस है, एटम है, उसके ऐसा तो नहीं हो सकता उसके पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो जो उनमें डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, उनके डिफरेंस की वजह से उसमें एक सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें एसिमेट्री आ जाती है। उसके लिए एक एसिमेट्री वाला टर्म अराइज होता है, ठीक है। तो जो एसिमेट्रिक एनर्जी वाला टर्म होता है, इसको हम एसिमेट्रिक शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। एसिमेट्रिक एनर्जी जो टर्म होता है वो n माइनस जेड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के लिए n/z के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। तो लेकिन n/z की जो n और z का नंबर होता है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसके डिफरेंस की वजह से सिमेट्री लाइज नहीं करती, स्टेबिलिटी लाइज नहीं करती, वो एटॉमिक का मास ए के साथ बढ़ने लगती है, तो उसके लिए एसिमेट्रिक कंट्रीब्यूशन राइज होता है, ठीक है। तो उसका जो एसिमेट्रिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो क्या कहते हैं n माइनस जेड के स्क्वायर का डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे जैसे एटॉमिक मास ए की वैल्यू बढ़ने लगती है, उससे करस्पॉन्डिंग n/z का रेशियो बढ़ने लगता है, और एसिमेट्रिक का कंट्रीब्यूशन घटने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे n/z की रेशियो बढ़ेगी। तो उसके लिए एसिमेट्रिक वाला टर्म में n माइनस जेड इक्वल ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक ए की वैल्यू बढ़ने लगती है, एटॉमिक मास की वैल्यू, वैसे जैसे n/z की वैल्यू बढ़ने लगती है, बट उसमें एसिमेट्री का कंट्रीब्यूशन घटने लगता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियन की डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है। तो n माइनस जेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्स्ट हटेगा तो उसके लिए माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि ये सब जो एनर्जी वाला टर्म होते हैं बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। तो n माइनस जेड का स्क्वायर के पावर ए, ठीक है। तो ये आ जाता है, एक क्या होता है एसिमेट्रिक वाला होगा, एसिमेट्रिक एनर्जी वाला कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको वॉल्यूम समझा दिया, सरफेस सिस्टम समझा दिया, कूलम्ब समझा दिया, एसिमेट्रिक कंट्रीब्यूशन का एनर्जी का जो टर्म आता है उसका रीजन कैसे होता है उसको मैंने आप समझा दिया।
एक लास्ट बचता है उसको देख लेते हैं, फिर सारे को एक कंबाइन करते हैं। ठीक है, पांचवा जो हो गया पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है, उससे कुछ ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो न्यूक्लियस एटम है हमारे पास, ऐसा तो नहीं हो सकता कि, ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की जो संख्या है वो ऑड ऑड है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एक न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो इसके जो ये जो चेंजिंग दिखता है उसके वजह से एक पेयरिंग एनर्जी का टर्म इंड्यूस हो जाता है। रीजन यही है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इवन ऑड ऑड इवन, इवन ऑड ऑड इवन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी वजह से एक पेयरिंग एनर्जी वाला टर्म में राइज होता है। तो जो उसकी वैल्यू जो होती है, इसके मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा पेयरिंग एनर्जी में, और जो उसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू प्लस माइनस 0 AP के पावर AP बाई 1/2/3 हो गया जाएगा। और ये मतलब कि इसकी जो इसकी वैल्यू होगी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AP बाई 1/2/3 एंड 0 एंड माइनस AP बाई 1/2/3। ये अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या है इवन, तो उसकी जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू होगी ये होगी। अगर इवन ऑड है या ऑड इवन है तो उसकी जो पेयरिंग की वैल्यू होगी वो 0 होगी, एंड अगर ऑड है तो उसकी जो वैल्यू होगी AP बाई माइनस AP बाई 1/2/3 हो गया। तो ठीक है, तो मैंने पांचों टर्म में बता दिया। चलिए इसको कंबाइन करते हैं। पहला जो टर्म में आया था AVA माइनस, दूसरा जो आया था सरफेस एनर्जी वाला 1/2/3, जो तीसरा वाला आया था AC 1/1/3, जो चौथा आया था 0 नहीं 1 2 3 और एसिमेट्रिक वाला टर्म भी था n-z² एंड जो पांचवा था वो था 0 प्लस माइनस AP के पावर 1/2/3। तो इन सारे टर्मों को जो कंबाइन करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, सेमी इंपिरिकल फार्मूला। इसे हम सेमी इंपिरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया कि वॉल्यूमिनस एटम कैसे राइज होता है, सरफेस वाला कैसे राइज होता है, कूलम्बिक कंट्रीब्यूशन कैसे राइज होता है, एसिमेट्रिक कैसे राइज होता है, एंड पेयरिंग एनर्जी एटम कैसे राइज होता है, मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, कोई न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, हमें किसी भी पता करना है कि स्टेबल कौन सा स्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल है, तो उसका एक तरीका होता है n/z से निकाल देते हैं। उसकी रेशियो अगर 1 और के 1 या 1.2 के बीच लाइज करती हो तो उस न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर हमारे डी बाइंडिंग एनर्जी का dz एटॉमिक नंबर के बेस कार्ब का डेरिवेटिव करें और अगर उसके वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें एक एटॉमिक जेड की वैल्यू लाइज आती है। तो किसी भी न्यूक्लियस अगर स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, मतलब कि उसका देखना है कि किस नंबर पे हमारा वो न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर देखना है कि अगर हमें किसी भी एटम की हमें दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी, अगर उससे देखना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड की वैल्यू क्या है,
उसका अगर डेरिवेटिव कर देंगे तो उसमें जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें क्या कहलाएगा, स्टेबल निकलेगी, स्टेबल निकलेगी। तो ये रहा सेमी इंपिरिकल फार्मूला का डेरिवेशन, कैसे कई सारे टर्मराइज होते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कैसे स्टेबल निकले के लिए कैसे उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो कैसे उसका पता चल जाएगा। So thanks for watching the video, and for the learning a more interesting topic, you can comment in this video. I will upload video, जैसा आप कहेंगे उस पर मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है।